नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने जो है 4 तारीख तक का विजन आई से जो डेली न्यूज करंट अफेयर आता है हमने पढ़ा है। कल से आज आप देखेंगे कि सुबह लेक्चर नहीं आया था। चार मतलब मंडे को नहीं आया था, जो क्योंकि मैं मंडे को शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या ट्यूसडे की सुबह आप देख रहे होंगे कि 5 और 6 का करंट अफेयर इसमें है। ठीक है, तो 5 और 6 जनवरी का करंट अफेयर है। इसको आगे हम चलिए पढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ वॉइस की दिक्कत थी कि शायद आधे लगभग 10-15 मिनट का उसमें वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था। क्या कारण था उसको देखेंगे, उसके लिए माफी मांगते हैं। अब कोशिश करेंगे कि आगे कोई भी ऐसे ही कोई दिक्कतें ना हो हमारे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो पहला न्यूज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, डायनेमिक, याद कर लीजिए क्या है ये। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, ये इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा दिया गया है। इसके की हाईलाइट्स को देखेंगे। इसके पहले ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, कौन से यही क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा ही दिया गया था। तो इसने कुछ असेसमेंट कर रखा है 2022 से 2022 से। किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये किसके अंडर में आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में ही आता है। की हाईलाइट्स देखते हैं कि ये कहता है कि एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है कम हुआ है, मार्जिनली कम हुआ है। 449 बिलियन क्यूबिक मीटर से लगभग 446 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। और रेनफॉल जो है, यानी जो बरसात है, वो नियरली 61% कंट्रीब्यूट करता है। एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड रिसोर्सेज जो है कम हुआ है मार्जिनली 407 से 406 बिलियन क्यूबिक मीटर तक। तो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था, जो रेनफॉल है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में, यानी जो आपका जो भूमिगत जो पानी है उसके रिचार्ज में, उसको फिर से अच्छे से करने में 61% का अपना योगदान देता है। और जो ग्राउंड वाटर जो है, जो रिचार्ज उसका कम हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे। ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में आपको बता दो, ये 1970 में बना था। कब बना था? 1970 में। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स है नॉर्थ वेस्ट में, आपको पता है पंजाब हरियाणा दिल्ली में बहुत हालत खराब है। पानी निकालने का वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट ज्यादा जाता है। और वेस्ट में राजस्थान गुजरात, साउथ में कर्नाटक तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे ये सब दिक्कतें हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअल रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, क्रिटिकल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है कब रहता है? 90 से, जब आप 90 से 100% तक एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स को अवेल करते हो, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो। जितना करना, अगर हम 90 से 100% तक पूरा एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो तो ये क्रिटिकल कंडीशन में आता है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेड कब होता है? जितना करना अगर आप उससे ज्यादा कर लेते हैं। और सेफ कब माना जाता है? जितना आप जो एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स है, मतलब जितना निकाला जा सकता है, अगर आप उसका 70% से भी कम निकालते हैं तो वो सेफ कंडीशन में आपका आता है। ठीक है, इरिगेशन फैक्टर्स बिहाइंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के फैक्टर्स क्या हैं? इरिगेशन जब ओवर होता है, रिचार्ज आपका नहीं हो पाता है सही से। क्यों? ड्यू टू, आपको पता है, लॉस वेजिटेशन की वजह से लॉस होता है। जब टेम्पोरल वेरिएशन इन रेनफॉल में देखने को मिलता है, तो ये सब कारण होते हैं, तो वाटर ग्राउंड डिप्लेशन होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है। क्लाइमेट चेंज जो जाहिर सी बात है इसका कारण बनता है। सेंट्रल अमेंड्स प्रिजन मैनुअल रूल्स 2016, यूपीएससी 2022 और 2023 में दोनों प्रिजन्स में सवाल आ चुके हैं। एक मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 भी आया है। आइए इसके की हाइलाइट्स देखते हैं। पहले प्रिजन्स देख लेते हैं, प्रिजन्स इन इंडिया देखते हैं। इसको कहते हैं प्रिजन्स है पर्सन डिटेन्ड देयर इन, मतलब जहाँ पे कैदियों को डिटेन किया जाता है, आप मतलब कि उसमें कैद में रखते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 4 में आता है। ठीक है, कौन सी एंट्री में आता है? 4 में आता है। ये गवर्न किससे होता है? प्रिजन एक्ट 1894। प्रिजन एक्ट 1894 द्वारा गवर्न होता है। और प्रिजन मैनुअल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना होता है। ठीक है, हाउएवर मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 रिप्लेस कर देता है किसे? प्रिजन एक्ट 1894 को। यह मॉडल एक्ट है, मतलब इस एक्ट के मॉडल पे, इस एक्ट के बेस पे स्टेट अपना भी एक्ट बना सकता है। जो मॉडल एक्ट होता है ना, ये लागू नहीं होता। अब एक मॉडल एक्ट बना देता है केंद्र सरकार, बस उसी के बेस पे स्टेट चाहे तो अपना बनाए। ठीक है,
एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जो ये सब हुआ है, जो रूल्स मॉडिफाई किए गए, अमेंड किए गए, किस पे क्यों किए गए। एक रूल्स आया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कैदियों के बीच में जो जातिगत भेदभाव किया जाता है, किस केस में, उस पर ऑर्डर दिया था। कौन सा? सुकन्या सांथा केस था। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। सुकांता सांथा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी थी। हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बात किया है। हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होते हैं? जो लगातार कई बार पनिश होते हैं विद इन 5 ईयर्स, यानी कि आप दो या दो से अधिक बार को कह सकते हो विद इन 5 ईयर्स अगर आप पनिश होते हो या कन्विक्ट होते हो। पनिश से कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन 5 ईयर्स। मल्टीपल टाइम मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक। ठीक है। तो और अच्छा, वो जो उस जो मान लीजिए 2 बार में हुआ, एक में आप माफ कर दिए गए, एक में नहीं, तो फिर नहीं हो वो चीज। सेंटेंस नॉट रिवर्स नहीं होना चाहिए, अपील या रिव्यू में वो चीज नहीं होना चाहिए, वो कन्विक्टेड होना ही चाहिए और सेंटेंस्ड होना चाहिए, तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहा जाता है। की अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं? प्रिजन अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली बताया गया कि आप इंश्योर करेंगे, क्या करेंगे, कि प्रिजनर्स के साथ कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के बेस पे या सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट। मतलब उनको अब जातिगत कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। मेनली ये है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 किसी प्रकार के भेदभाव को अलग दूर करता है। एक कौन सा आर्टिकल से आपको पता है, लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे या पॉलिटी में पढ़े होंगे, यहाँ बहुत अलग से बताने की जरूरत नहीं है। प्रोविजंस ऑफ प्रोहिबिटेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 शैल हैव बाइंडिंग इफेक्ट इन प्रिजन्स एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो करेक्शनल क्या है? सुधार कारावास है। सुधार जो कारावास होता है, कि सुधार गृह होता है, जो 18 साल के कम बच्चे जो उम्र के होते हैं, जो कुछ कैद गलत काम करते हैं, मतलब किसी को मार देते हैं, तो उनको सुधारा गृह में रखा जाता है। ठीक है। आपको पता है कि जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें से एक कैदी था, वो भी यही सुधार गृह में ही रखा गया था। और 18 साल होने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, और उसको कानून के तहत जो पैसा बनता था वो भी दिया गया, 10,000 रुपये भी उसको दिया गया था, ताकि वो अपना सही काम कर सके। मैनुअल स्केवेंजिंग और हजार्डस क्लीनिंग ऑफ ए सीवर और सेप्टिक टैंक जो है वो मैनुअली नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ द्वारा नहीं, आप ह्यूमन द्वारा नहीं करेंगे, वो मशीन द्वारा ही, जो जेल के अंदर जो सेप्टिक टैंक है, सीवर है, उसकी सफाई मशीन द्वारा ही कराई जा सकती है। ठीक है। सेप्टिक टैंक इनसाइड द प्रिजन शैल नॉट बी परमिटेड। ओके। यूएस अपील्स कोर्ट रूल्स अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी। पहली बात, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है ये आप जान लीजिए। इसका मतलब मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है। ठीक है। एक वेबसाइट है गूगल पे, तो आप गूगल पे दो चीजें मान लीजिए, एक फ्लिपकार्ट है, एक अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन है। मान लीजिए, अब तो खैर दोनों अमेरिकी कंपनी हो गई, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है, तो आप देखेंगे गूगल गूगल पे जब आप अमेजोन सर्च करते हैं तो उसकी वेबसाइट अच्छे से खुल जाती है, स्मूथली चलता है अच्छे से। या फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो उसकी वेबसाइट सही से नहीं खुलेगा, मतलब कि एरर दिखाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या फिर आप गूगल पे वो चीज़ सर्च करें, वो न्यूज़पेपर जैसे वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से दिखाएगा, मतलब तुरंत खुल के आ जाएगा, साफ साफ सब नेट अच्छे से चलेगा तब आपका। लेकिन जब आप वही क्या कहते हैं, जब आप इंडिया टुडे देखेंगे या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, नेट सही से नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? नेट न्यूट्रल नहीं है। ठीक है। इसका मतलब गूगल या कोई भी नेट जो है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, इन सब का क्या है, ये लोग आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, रीजनलिज्म के हिसाब से, कोई भी जो कुछ हो। तो यही, जब नेट न्यूट्रलिटी क्या है, अगर आप ये चीज करते हैं, नेट न्यूट्रलिटी अपनाते हैं, मतलब सबका एक, सबके लिए एक समान होगा। और समझ गए क्या चीज है ये? अब अंतर क्या है? देखिए, यूएस कोर्ट ने कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में रूल दिया है, मतलब नहीं, आप कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में रह सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आप सबको एक समान करो। लेकिन भारत में इसका उल्टा है, भारत में कहता नहीं, आप ये चीज नहीं कर सकते, सबको एक समान दीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये देख सकते हैं लिखा हुआ, अटेम्प्ट टू एनफोर्स नेट न्यूट्रलिटी दिस सोज अ डाइवर्जेंट अप्रोच। देखिए, ये डाइवर्जेंट अप्रोच है, भारत और अमेरिका के बीच की बात हो रही है, टुवर्ड्स नेट न्यूट्रलिटी इन यूएस एंड इंडिया। ठीक है। आर्ग्यूमेंट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट एंड फॉर मतलब उसके सहयोग में, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। ठीक है। मतलब नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, उसके उसमें क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये लोगों का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात है, प्राइवेसी वाली बात है। कि अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो जो इंटरनेट जो प्रोवाइडर है वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक, पोटेंशियल कंप्रोमाइजिंग यूजर प्राइवेसी हो सकती है। एक मतलब किसी एक वेबसाइट के जरिए अच्छे से काम हो पा रहा है, मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हैं,
इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है भाई, जब आपको पता चलेगा कि भारत में रह के आप वेबसाइट सही से नहीं बना सकते हो, अमेरिका वाले ही कर सकते हैं सब कुछ, तो आप डिस्करेज हो गए ना कोई चीज आगे करने में। तो ये दिक्कत है। अब क्या है, इसके अगेंस्ट भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है, अमेजोन है, वो अच्छा फाइबर का इस्तेमाल कर रही होगी, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की होगी, अच्छे कंप्यूटर्स का यूज की होगी। अब इससे क्या होगा, तो क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर क्योंकि आप यूज करें तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब हम लोग क्या लोकल, मान लो ये भारत के हिसाब से हम समझते हैं कि लोकल चीजें यूज कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा मनी सप्लाई नहीं है, तो समझ लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, लॉस ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। और वो ज्यादा पैसा कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनको सुविधा भी दीजिए। ये भी तो हो सकता है, हम लोग कम यूज कर रहे हैं तो हम कम सुविधा। अब पता चला हम कम पैसा भी दे रहे हैं लेकिन हमको सुविधा उनके लेवल की चाहिए, ठीक है, तो लॉस भाई, ये भी बात सही लग रही है। अब इसके हिसाब से देखिए, नीड ऑफ सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ ओटीटीज। आपको इंटरनेट शट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी नहीं होनी, अगर नहीं होगी इस हिसाब से, अगर किसी वेबसाइट को आप रोक सकते हो, वो वेबसाइट नहीं खुलेंगी, बाकी वेबसाइट खुल सकती है। किसी वेबसाइट को जानबूझ के डिस्करेज करो ताकि कोई नफरत फैलाने वाला काम कर रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें अब दोनों आपको सही लगे कि हाँ यार दोनों हो सकता है, सही बात है। ये हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं। एक नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क आया था इंडिया में 2018 में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन नेट न्यूट्रलिटी, जो कि बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट बाय इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। हाउएवर, ये कहीं अलाउ करता है कि आप एक्सेप्शनल रीजन कोई अगर है तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, अगर जरूरी तो आप कर सकते हो। इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट जो है 1 बिलियन को सरपास कर गया, पहली बार $1 बिलियन सरपास कर गया एक्सपोर्ट में, ठीक है। इंडियन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो है 45% ज्यादा इन डॉलर के वैल्यू में इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये, पिछले साल 100 रुपये ये लोग करते थे, अब इस बार $145 की है, लेकिन ओवरऑल तो 1 बिलियन की बात कर रहा है। तो ये मैं एक परसेंटेज के हिसाब से बता रहा था। और रीचिंग $1.68 बिलियन, वही तो बात यहाँ पे आ गई। सर्च, अब सर्च कहाँ पे है, सर्च किस लिए, सर्च इन रोबस्टा कॉफी प्राइसेस। रोबस्टा भारत में अराउंड लगभग 70% जो कॉफी उगाई जाती है उस रोबस्टा होता है, ठीक है। और जो इसकी प्राइसेस हैं लगभग 60% तक की बढ़ गए थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, 60% क्यों बढ़ गया, एक सप्लाई की वजह से होता है, एक हो सकता है डिमांड की वजह से ज़्यादा हो सकता है, एक हो सकता है इसकी दुनिया भर में ग्लोबल कॉफ़ी का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गया। तो रीचिंग 45 ईयर्स ऑफ ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबल कॉफी कंजप्शन, से ग्लोबल कॉफी कंजप्शन भी बढ़ गया, ठीक है। इट वॉज ड्रिवन बाई पुअर वेदर, खराब मौसम की वजह से सूखा पड़ा, सूखा की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि की प्रोड्यूसर स्टेट जैसे ब्राजील हुआ और वियतनाम हुआ, यहाँ पे अच्छी उगाई नहीं हो सकी। यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन रूल भी आ गया था, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भी आ गया था, इसके तहत आप ज्यादा पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हो, तो आप कटाई नहीं करोगे तो कॉफी बोओगे कैसे, ठीक है। तो ड्यू टू स्टॉकिंग अहेड ऑफ यूज रूल, ठीक है, इसकी वजह से भी कॉस्ट तो कुड रेज कॉस्ट ऑफ कॉफी एंड अदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यू, ठीक है। उसका कॉफी का जो कॉस्ट बढ़ गया था, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में, इस रूल की वजह से। स्टेटस ऑफ कॉफी प्रोडक्शन में अगर स्टेटस देखेंगे तो इंडिया जो 8वां सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है ग्लोबली, और ब्राजील नंबर 1 पे है, जो कि अकेले सिर्फ 40% कॉफी का उत्पादन करता है। कौन, ब्राजील करता है। ट्रेडिशनली भारत में रेन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में है, वहाँ पे कर्नाटका, मतलब कर्नाटका में लगभग वो हाईएस्ट जो इलाका है वहाँ पे उगाई जाती है। और जानते हैं इसके साथ कहाँ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये सब जगह पे उगाई जाती है। ग्रोइंग कंडीशन की बात कर ले, देखिए अरेबिका और रोबस्टा। आपको एक सिंपल से बता दूं, मान लीजिए एक बड़ा पहाड़ है, एक छोटा पहाड़, ठीक है। हायर इलाकों में अरेबिका और नीचे इलाकों में रोबस्टा। अब इससे क्या आप समझ सकते हैं, देखिए पहला, अगर हायर इलाके में है, मतलब इसको टेम्परेचर कम चाहिए, काफी लो टेम्परेचर पे काम हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, इसके अपेक्षा में टेम्परेचर यहाँ पे कम की जरूरत है। ये इसके एलिवेशन, इसके इसके तुलना में इसकी एलिवेशन कम है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ इसको रोबस्टा को ज़्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ेगी इन कंपेरिजन विथ दिस। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल यहाँ कम होगा, क्योंकि पहाड़ नीचा इलाका है तो नीचे कम पानी हो रहा है, और पता है वो पहाड़ के ऊपरी इलाकों में पानी ज़्यादा बरसता है, तो यहाँ पानी ज़्यादा होगा, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। इतना जो मैंने आपको बताया, देख लीजिए क्या देखना, स्लोप्स जेंटल टू मॉडरेट, मतलब ऊंचा इलाका है जेंटल,
स्लोप्स टू फेयरली लेवल फील्ड्स, मतलब नीचे की तरफ का एलिवेशन हाई, यहाँ इसका लो है। अब हाई देख लीजिए, वही पहाड़ वाला बात, ये लंबा पहाड़, ये छोटा पहाड़, ये देख लीजिए। टेम्परेचर अब ऊपर है तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कूल इक्वेबल एंड हॉट या ह्यूमिड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 80%, 80 से 90%। वही यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। एनुअल रेनफॉल यहाँ देखिए 1600 से 2500 mm यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। 1000 से 200 mm यहाँ नीचे है, यहाँ ज्यादा है, वो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अरेबिका एंड रोबस्टा में देखते हैं, अरेबिका इज सुपीरियर क्वालिटी। अरे ऊपर तो सुपीरियर क्वालिटी का है, सुपीरियर क्वालिटी टू रोबस्टा एंड ट्रेड्स एट हायर प्राइस देन रोबस्टा। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर रोबस्टा कॉफी विच काउंट्स 72% ऑफ कंट्रीज टोटल कॉफी प्रोडक्शन। भारत में जितना भी कॉफी प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 72% क्या होता है, रोबस्टा कॉफी होता है, ठीक है। वर्ल्ड फूड एंड फाओ 2024 का जो ईयर बुक आया है, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 स्टैटिकल ईयरबुक फाओ ने दिया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स हम जानेंगे। फाओ को जान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में है। कहाँ पे, रोम में है, सबसे बड़ी बात। अब देखेंगे शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल जीडीपी अभी भी स्टेबल है, कितना 4%। मतलब जैसे भारत का जो एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है, लगभग 16 से 17% है भारत में, भारत की जीडीपी का। लेकिन ग्लोबल जीडीपी का अगर एक ग्लोबल एक पूरी दुनिया का यूनिट माने, उसका ग्लोबल जीडीपी का जो एग्रीकल्चर शेयर कितना है, 4% है, जो कि 2000 में भी जो था और 2022 में भी लगभग इतना ही है। लेकिन एक चीज कम हुआ है, क्या, एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 26% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हैं दुनिया के, जो कि पहले 2000 में कब थे, 40% थे। ये कम हुआ है, ठीक है। इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, जो कि कितना 226 मिलियन लोग भारत में एग्रीकल्चर में। ग्लोबल कितना है, 89.2 करोड़, ठीक है। 89.2 करोड़ लोग खेती कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, जिसमें से सिर्फ 22.6 करोड़ लोग भारत से हैं। इन 2022 इंडिया में 76 मिलियन हेक्टेयर और चाइना का 75 मिलियन हेक्टेयर जो है लार्जेस्ट इक्विप्ड एरिया ऑफ इरिगेशन है। तो इक्विप्ड एरिया ऑफ इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है, और चाइना दूसरे नंबर पर 75 मिलियन हेक्टेयर था। प्रोडक्ट देखेंगे तो अमेरिका ने यूरोप आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एशिया एंड द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सीरियल। जो सीरियल है ना, जो मिलेट आप खाते हैं, मिलेट, मिलेट अलग चीज हो गया, सीरियल का मतलब हो गया गेहूं, व्हीट, राइस, ठीक है। तो व्हीट और राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का अमेरिकन यूरोपियन देश है, और इसी गेहूं और चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर एशिया एशिया है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है, मिल्क का प्रोड्यूसर है। लगभग 23% ग्लोबल शेयर भारत का है। दुनिया का जितना मान लीजिए, दुनिया में 100 लीटर दूध अगर बना क्या कहते हैं निकाला जाता, प्रोड्यूस किया जाता, तो 23 लीटर सिर्फ भारत करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पे आ जाए, ग्लोबल हंगर जो अफेक्ट किया लोगों को, दुनिया की जो दुनिया की भूखमरी है, कितने लोग को अफेक्ट किया, 9.1% दुनिया के लगभग, मतलब 73 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया लगभग, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2023 में जो फूड इनसिक्योरिटी, ये सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ किसको देखा गया, इम्पैक्ट किया गया, महिलाओं को किया गया, लगभग अक्रॉस ऑल द कंटिनेंट्स। एक चीज और बता दूं मैं आपको, बिटवीन 2000 टू 2022 एग्रीकल्चर लैंड जो है, मतलब खेती योग्य जो भूमि है, डिक्लाइन किया गया है, लगभग 91 मिलियन हेक्टेयर से कम हुआ है, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया जो है 109 मिलियन हेक्टेयर से कम हुआ है। मतलब खेती योग्य भूमि है जो 91 मिलियन हेक्टेयर से कम हुआ है, और जो फॉरेस्ट है 109 मिलियन हेक्टेयर से कम हुआ है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है, अपना एग्रीकल्चर, एग्री फूड सिस्टम, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो इसका योगदान है, वो 10% से बढ़ गया है, लगभग 10% बढ़ गया है 2000 से 2022 के बीच में, ठीक है। फॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1945 में बना था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में है। कहाँ पे, इटली में। इसके 195 मेंबर है, 194 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली यानी जो आपका जो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ है, अगर उसको पढ़ के कोई बता देगा, उसको $1 मिलियन का हम उसको इनाम देंगे, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 3500 से ज्यादा स्क्रिप्ट इसके सर्वाइव हैं जो पाए गए हैं। स्टैम्प सील कार्व्ड इन स्टोन, मोल्डेड टेराकोटा एंड फेनस एमुलेट फला लिखा हुआ है। अब समझ लीजिए लगभग 3500 या उससे अधिक या उससे कम थोड़ा बहुत, लगभग आसपास, ठीक है। तो लगभग 3500 ऐसे स्पेसिमेंस पाए गए हैं। आपके इसके इनके राइटिंग के बारे में आपको बताऊं, अगर इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताऊं, तो देखिए, ये इनका राइटिंग डायरेक्शन जो है काफी यूनिक है। आप जब यहाँ मतलब आप जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे शुरू करते हो, ऐसे आते हो, दूसरी लाइन ऐसे आप लिखते हो, तीसरे ऐसे लिखते हो। ये लोग, इनके क्या है, बोस्टोफोडॉन स्टाइल है, ठीक है। ये बोस्टोफोडॉन स्टाइल कैसे लिखी जाती है, ये लोग पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब ये हम लोग राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, ऐसे सिंपल नहीं लिख देते लोग, ऐसे लिखते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसे लिखे, ठीक है, यहाँ शुरू किए, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे समझ, यही बोस्टोफोडॉन स्टाइल यही है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन ऑफ स्क्रिप्ट, इसमें ह्यूमन एनिमल मोटिव्स पाए जाते हैं, मतलब इसका निशान पाएंगे आप। यूनिकॉर्न, आपको पता है, एक सफेद घोड़ा, एक यूनिकॉर्न इसको कहते हैं। कंट्रोल्ड रियलिज्म, इन सब चीजें मतलब उसमें आपको मिलेगा। कार्विंग अप्लाइड, जैसे राइटिंग मीडिया, अप्लाइंग, इंसाइजिंग, इनलेइंग, पेंटिंग, मोल्डिंग, एम्बॉसिंग, मतलब ये सब चीजें आप मिलेंगी जो लिखा हुआ है, मतलब कार्व किया रहेगा, उसमें खोदा रहेंगे, पेंटिंग किए रहेंगे, निशान चिन्ह। आप सबको समझना होगा कौन सी भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, ये बात आपको समझना होगा। हिस्टोरिकल्स में देखते हैं, इससे क्या मतलब इससे सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपको पता चल जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो जो लेटर वैली प्रैक्टिसेस है उनमें क्या सिमिलरिटीज थी, ठीक है। जो आपका एक आप सुनते होंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, तो वो भी यहाँ पे सही है गलत, वो भी आपको कुछ समझ में आएगा। लिंग्विस्टिक और एथनिक कनेक्शन आपको समझ में आएगा। जैसे कहा जाता है कि जो नीचे साउथ वाले द्रविडियन ये अलग हैं, हम लोग जो ऊपर जो यूपी बिहार वाले जो नॉर्थ वाले हैं ये अलग हैं, जो अभी कहा जाता है, ऐसे कुछ लोग स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कहते हैं। इसके बारे में भी सही सही समझ में आएगा क्या ऐसा बात सही है कि नहीं सही है, ठीक है। इंडस वैली के बारे में आपको बता दूं, ये लगभग 3 भागों में बटा हुआ, अर्ली, मैच्योर और लेटर में। आप देख लीजिए लगभग 35 से 2600, यानी कि लगभग आज से 5500 वर्ष पहले लगभग का जोड़ा जाता है, मतलब देखा जाता है शुरुआत हुआ था। डिस्कवरी जॉन मार्शल ने 1924 में इसको डिक्लेरेशन किया था, घोषणा किया था। लेकिन दयाराम साहनी, ठीक है, और आर डी, जो दयाराम साहनी ने 1921 में बता दिया था, हड़प्पा के बारे में खोजा था। तो राघव दास बनर्जी थे। एक और न्यूज में देखते हैं, पंचायत से पार्लियामेंट स्कीम, इससे क्या होगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसको इनॉग्रेट किया था। पंचायत से पार्लियामेंट, इसका किसने ऑर्गेनाइज किया इसको, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा का सिक्रेटरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। इससे क्या करेंगे ये लोग, जो महिला, जो पंचायती, जो तीसरे टायर की जो सरकार है, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्ट हो चुकी है, उसको, जो ट्राइबल से संबंधित है, जो ट्राइबल जाति से आती है, उसको एम्पावर करेगी, ठीक है। मतलब उसको बकायदा नॉलेज देगी, एनहेंस करेगी उसको, और एम्पावर करेगी सोशली, पॉलिटिकली, हर तरफ से उसको एम्पावर करने का काम करेगी, मतलब उसको, और उसका विकास करेगी, सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए, ठीक है। पंचायत से पार्लियामेंट का मतलब वो जो स्कीम है उसकी बात कर रहा हूँ। एक एफसीआरए रेगुलेशन आया 2010 का, इसमें आया था, और इसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने एक बार जितने भी भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे कहा है कि जो भी कंपनियां एफसीआरए का जो 2010 का रूल है, इसको जो वायलेट कर रहा है, आप सरकार को बताइए, जो भी एनजीओज हैं, ठीक है। एफसीआरए में बस यही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पता चला विदेशी फंडिंग को आपको पता है बहुत होता रहता है। अभी जॉर्ज सोरोस का मामला बहुत सुनते होंगे आप पार्लियामेंट में, कि विदेशी फंडिंग होती है, तो विदेशी फंडिंग पे मतलब इलीगल जो फंडिंग होती है, और कभी कभी गलत इंटेंशन से फंडिंग होती है कि फंड कर दो, पता चला कि आप पीआईएल लगा ला के सुप्रीम कोर्ट में भारत के किसी विकास कार्य में आप बाधा डालो। इन सब चीजों के लिए एफसीआरए का आया था। तो एफसीआरए 2010 किसको रिप्लेस किया था, एफसीआरए 1976 को, ठीक है। और 2020 में इसमें अमेंडमेंट आया था, जो कि कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए थे, और कहा गया था जो भी आपका फंड बाहर से आता है, मतलब जो आपको फाइन मिल रहा, जो एनजीओ को मान लीजिए 100 रुपये मिला है, तो आप अपने
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इसका 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 100 रुपये आए तो 20% ही अपने एनजीओ में लगा सकते हैं, बाकी 80% जिस काम के लिए आया उसमें करिए। पहले क्या था, लगभग 40 से 50% पहले था, ये कम कर दिया गया। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस देखते हैं। देखिए क्या है, कुल मिला के यूनाइटेड नेशन ने मांडोली की मतलब बीच समझौता कराया कि सभी बैंक मिल के आओ, एक संगठन बनाओ। ये बैंक क्या करेंगे, आप ऐसा टारगेट लैंडिंग कीजिए, मतलब लोन दीजिए लोगों को, ऐसा इन्वेस्टमेंट कराइए, ठीक है, कि वो जो लैंडिंग है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये नेट जीरो की तरफ बढ़े। कब तक, 2050 तक। मतलब आप ग्रीन फंडिंग कीजिए, ऐसे मत किसी को दे दीजिए, ग्रीन फंडिंग कीजिए। तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है, ये बना था। और इसका मेंबर अभी वॉल स्ट्रीट के बाद जो गोल्डमैन सैक का आप नाम सुनते होंगे, इसने कह दिया भैया हम इसके हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है, हमको चुपचाप जिसको जहां पे करना हो करने दीजिए, हमको अपना बताइए हम कहाँ करेंगे, कोई भी भारतीय बैंक इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, एक डोजर पुश माइनिंग मेथड, एक नए तरीके से बम मतलब कि मशीन से बम्बार्डिंग करेंगे। जो माइंस में आप देखते हैं कोयला के माइन में बम से बम से नहीं उड़ाते हैं। उससे क्या होता है, जब आप मैन्युअली से बम से खाली उड़ा देते हैं डायरेक्ट, तो उससे बहुत नुकसान होता है, कहीं छितर भीतर कहीं भी तरीके से कुछ भी टूट फूट जा रहा है, सही से कोयला भी नहीं निकलता है। तो CSIR जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने एक कंडक्ट किया पहला ट्रायल ब्लास्ट फॉर द डोजर पुश माइनिंग मेथड के जरिए। इससे क्या होगा, इसमें अनमैन्ड है, ऑटोमेटेड मशीनरी है जो कि ऑप्टिमाइज होगा माइनिंग प्रोसेस में, ठीक है, वाइल इंश्योरिंग द वाइब्रेशन एंड फ्लाई रॉक आर कंट्रोल विद इन सेफ लिमिट। समझ गए, मतलब कि काम भी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, इस टाइप का मामला है इसमें। तो डोजर पुश हमने देख लिया, अब नैनोपोर टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक नैनोपोर बेस्ड टूल विच हेल्प्स डायग्नोज इलनेस, बीमारी आपका सही करेगा मच फास्टर एंड विद ग्रेटर प्रिसीजन बाय एनालाइजिंग सिग्नल्स फ्रॉम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। आपको बुखार है, आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी को डिटेक्ट करने में नैनोपोर टेक्नोलॉजी मदद करेगा सही तरीके से। आपकी बीमारी, बुखार, तबीयत, ये सब सही करने में आपको मदद करेगा। आप देख सकते हैं, refers to nanoscale holes embedded in thin membrane structure to detect potential change when charged biological molecules smaller than when charged biological molecules smaller than nanopore pass through hole. इट मेक्स पॉसिबल टू सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA की बात कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स इन रियल टाइम में, ठीक है। कुल मिला के एक टेक्नोलॉजिकल नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए। ये बीमारी को सही समय पर डिटेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री उषा, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान। पीएम उषा का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके के अंदर जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, उनको उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इसको और बेहतर बना सके। तो पीएम उषा आप समझ गए, ये पहले रूसा था, एक रूसा क्या था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसी का नाम इन्होंने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कर दिया था बस। और इसमें मेनली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन्होंने 676 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कहाँ पे, उड़ीसा की सरकार को दिए थे पीएम उषा के तहत। हाल ही में जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है, ठीक है, कोंडा रेड्डी ट्राइब जो न्यूज में थी, वह फॉर प्रिफरिंग लिव इन रिलेशनशिप ओवर मैरिज ड्यू टू एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल वेडिंग्स। तो आप ट्रेडिशनल वेडिंग करते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा था, तो बोले भैया आप लिव इन में रहो, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में था। कौन, कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी ट्राइब। ये क्या है, पीवीटी ट्राइब है, पीवीटी ट्राइब है। हैबिटेशन कहाँ पे, ये मेनली आंध्र प्रदेश के इलाके में पाते हैं, मतलब ये पाए जाते हैं। ईस्ट एंड वेस्टर्न गोदावरी एंड खम्मान डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मदर टंग इनकी तेलुगु है भाई। आंध्र प्रदेश को तो बोलेंगे ये फैमिली एंड मैरिज फैमिलीज patriarchal है एंड पेट्री लोकल है, ठीक है। मोनोगैमी इज अ रूल बट पॉलीगैमी फैमिलीज आर आल्सो फाउंड। मेनली मोनोगैमी होता है, लेकिन कई कई होता है, कई शादियां भी लोग कर लेते हैं। फेथ एंड रिचुअल्स, दे वर्शिप मुथे मुलायमा यानी विलेज डाइटी इनके। मुथ्या लम्मा इनके गांव के एक देवी देवता है। भूमि देवी यानी धरती माता की पूजा करते हैं। गंगम्मा देवी यानी रिवर गॉडेस, तो गंगा माँ, ये जैसे गंगा माँ से ही इनका शब्द है।
एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ममीदी कोथा, भूदेवी पाडुगा, गंगम्मा पाडुगा, यही सब मतलब वन देवी। कुल मिला के नेचर नेचर बेस्ड इनकी वर्शिप ज्यादा है, ठीक है, नेचर बेस्ड इनकी वर्शिप ज्यादा है। और कोंडा रेड्डी ट्राइब किस लिए फेमस है, क्योंकि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहो, क्या फालतू खर्चा करना चाहो साथ में रहना स्टार्ट कर दो, मेनली इसलिए न्यूज में थी। सावित्रीबाई फुले को लेकर इनका 3 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया था। इनका 1831 से 1897 तक इनका जीवन पूरा लाइफ था, मतलब 1831 से 1897 तक ये थी। ये सतारा महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। सतारा के बारे में आप और एक चीज जानते होंगे कि पहला क्या कहते हैं स्टेट था अंग्रेजों के समय, जो कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने बनाया था, इसके तहत पहला स्टेट था जो कि अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था। सावित्रीबाई फुले के बारे में बता दें, फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस थी देश की, कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, जो पुणे में पहली लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल दुनिया भारत में खुला था, कहाँ पे, पुणे में, सिर्फ लड़कियों के लिए जो पुणे में खुला था, उसकी ये हेड मिस्ट्रेस थी। ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, सुद्रास और अति सुद्रास, उनकी मतलब कि अब क्या कहते हैं एडवांसमेंट के लिए बहुत काम किया इन्होंने। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक मैरिज यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना करती है, जिसमें जो शादियां होंगी बिना दहेज के और बिना कम से कम खर्चे में होंगी, उसके लिए था। ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी और विडो रीमैरिज का साथ देती थी, बोले नहीं विडो रीमैरिज करिए। ये जो कविताएं लिखती थी उसका नाम उनको काव्य फुले कहा जाता था, ठीक है, काव्य फुले, मेकिंग हर द फर्स्ट मॉडर्न पोएटेस ऑफ मराठी, मराठी की पहली मॉडर्न क्या कहते हैं मॉडर्न पोएटेस भी कहलाई, मराठी की पहली आधुनिक काव्यित्री कहलाई। ये ईगल्टेरियन सोसाइटी मतलब एक जैसा सबके लिए, जस्टिस और करेज ऑफ कन्विक्शन के लिए ये वैल्यू इनका था, ये जानी जाती हैं। तो आज का लेक्चर मेरा ये समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कोई फीडबैक मैकेनिज्म, कुछ भी फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत।